असम के बंगाली मुसलमानों से अक्सर एक सवाल पूछा जाता है। जब भी विदेशियों को भगाने या बांग्लादेशियों को निकालने की बात होती है तो आपको बुरा क्यों लगता है। यह सवाल ज़्यादातर सोशल मीडिया और टीवी डिबेट में पूछे जाते हैं। सवाल पूछने वाले या तो बहुत ही भोले हैं या फिर पाखंडी। चलिए आज थोड़ी सी बात कर ही लेते हैं इस पर। 23 जुलाई 2025 को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा जी कहते हैं कि असम में 1 करोड़ बांग्लादेशी है। न सिर्फ बांग्लादेशी बल्कि 1 करोड़ बांग्लादेशी मुसलमान हैं। असम में लगभग 1 करोड़ बंगाली मुसलमान हैं और ये पूरे समुदाय को ही बांग्लादेशी करार दे दिया गया। 1826 में ब्रिटिश सरकार ने असम को बंगाल प्रेसिडेंसी के अंडर शामिल किया। इससे बांग्ला भाषी लोग, खासकर मुस्लिम किसान, असम की उपजाऊ भूमि पर खेती करने के लिए लाए गए। ये लोग ज़्यादातर नदियों किनारे और जंगली इलाकों में बसे, जहां उस समय आबादी कम थी। फिर 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संघर्ष के दौरान कई लोग असम आए। इससे असमी समुदाय में ये डर पैदा हुआ कि उनकी संस्कृति और भाषा को खतरा हो सकता है। ये डर जायज़ भी था, लेकिन किसे पता था कि ये डर किसी का राजनीतिक हथियार बन जाएगा। 1979 में असम में आंदोलन शुरू हुआ। इसका नेतृत्व ऑल असम स्टूडेंट यूनियन आसू के प्रफुल्ल कुमार महंत, भृगु कुमार फकन और बीराज शर्मा जैसे लोग कर रहे थे। आंदोलन का नारा था विदेशी भगाओ, लेकिन उस आंदोलन में जो हिंसा हुआ और उस हिंसा में ज़्यादातर मासूम बंगाली मुसलमान अपनी जान गंवाए। नेली नरसंहार इसका उदाहरण है, जहां हजारों बंगाली महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे मारे गए। यह आंदोलन 6 साल तक चला। 855 लोग शहीद हुए। जो बंगाली मुसलमान मारे गए उन्हें शहीद तो नहीं कहा गया, लेकिन क्या वो सचमुच विदेशी थे, इतने साल बाद भी आज भी पता नहीं चला। 15 अगस्त 1985 को असम समझौता हुआ। आंदोलन के बाद आसू और एएजीएसपी ने असम गण परिषद एजीपी नामक राजनीतिक पार्टी बनाई। इलेक्शन हुआ, दिसंबर तक सरकार बन गई और प्रफुल्ल कुमार महंत मुख्यमंत्री बने। आपको लग रहा होगा कि अब विदेशियों को भगाया जाएगा और असम की भाषा संस्कृति सुरक्षित रहेगी, लेकिन 1990 तक एजीपी सत्ता में रही, फिर भी कुछ खास नहीं हुआ। 1996 में एजीपी फिर सत्ता में आई, लेकिन इस बार बंगाली मुसलमानों और कुछ बंगाली हिंदुओं पर डी वोटर जैसे तमगा लगा दिया गया। गरीब और कम पढ़े लिखे बंगाली मुसलमानों को संदिग्ध मानकर डाउटफुल घोषित किया गया। करीब 4 लाख लोगों के नाम पर डी का थप्पा लगा। 1.5 लाख के आसपास लोगों को विदेशी घोषित किया गया। सबूत ना होने के कारण बांग्लादेश ने भी उन्हें स्वीकार नहीं किया। नतीजा, डिटेंशन कैंप जैसे जेलों में उन्हें रखा गया। कई बार ऐसा हुआ कि जिन पर सिर्फ संदेह था उन्हें भी जेल में डाल दिया गया। बार बार यही सामने आया कि जिन्हें जेल में बंद किया गया उनके परिवार अक्सर भारतीय ही थे। कई बार जेल में मृत्यु के बाद शव भारतीय परिवारों को सौंपे गए, जिसे लोग काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी मानते थे। 2001 से 2016 तक असम में कांग्रेस की सरकार रही। डी वोटर को 4 लाख के करीब पहुंचाने का काम कांग्रेस ने ही किया। बंगाली मुसलमानों के खिलाफ यह सिलसिला चलता रहा। कई ठोस रणनीति नहीं दिखी कि असम से बांग्लादेशी घुसपैठियों को कैसे निकाला जाए। 2014 में मोदी जी कहा 16 मई के बाद घुसपैठियों को निकाला जाएगा, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिखा। हाँ, बंगाली मुसलमानों पर उंगली जरूर उठती रही। एनआरसी के दौरान लोग काम धंधा छोड़कर कागज जुटाने में लग गए, दफ्तरों के चक्कर काटते रहे। बार बार सुनवाई के लिए बुलाया जाता था, वो भी एक दिन पहले नोटिस देकर 400 से 600 किलोमीटर दूर बुलाया जाता था। एक बार नहीं, 5 से 6 बार तक बुलाया जाता था। पूरे परिवार को जाना पड़ता था, मानो इनका नाम काटना ही मकसद हो। फैमिली ट्री डेटा भी मिलाया जाता था। आपको लग रहा होगा कि यह सबको करना पड़ा होगा। नहीं, ये बंगाली मुसलमानों और कुछ बंगाली हिंदुओं को ही करना पड़ा। एनआरसी में नाम आना आसान नहीं था। पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के परिवार के कई लोगों के नाम नहीं आया था। फिर भी लोगों ने धैर्य रखा, इस उम्मीद में कि कुछ और कष्ट सहकर बांग्लादेशी तंज से छुटकारा तो मिलेगा। पहला ड्राफ्ट आया तो बहुत सारे लोगों के नाम गायब था। कुछ लोग मिठाई बांटते देखा गया, लेकिन फाइनल ड्राफ्ट के बाद वही लोग नाखुश थे। जितने लोगों को विदेशी बताया जाता था उतने एनआरसी से बाहर नहीं हुए। बंगाली मुसलमान ज़्यादातर गरीब है, किसान है, मछुआरे, खाया पिया सोया मर गया, दुनिया से कोई मतलब नहीं। आज उनके परिवार के पास कागज नहीं है। 40 वर्ष की रुकिया डी वोटर घोषित की गई क्योंकि उनके शादी के प्रमाण पत्र में डेट ऑफ बर्थ गलत थी।
ट्राइब्यूनल में केस लड़ा, लेकिन वकील की फीस और ट्रैवल खर्चे के कारण परिवार कर्ज में डूब गया। 2024 में उन्हें भारतीय नागरिक घोषित किया गया, लेकिन तब तक उनके पति ने तलाक दे दिया और बच्चे स्कूल छोड़ चुके थे। नौगांव के रिक्शा चालक हुसैन 1971 के वोटर लिस्ट में उनके पिता का नाम था, लेकिन ट्राइब्यूनल ने उसे अपर्याप्त माना। केस के लिए उन्होंने रिक्शा बेच दिया, आमदनी रुक गई। 2021 में फैसले के इंतजार में हुसैन ने आत्महत्या कर लिया, क्योंकि वे परिवार पर बोझ नहीं बनना चाहते थे। शाह आलम जैसे लोग असम के पुलिस में काम करते थे। 1997 में डिवोटर घोषित किया। 2011 के चुनाव में उन्हें वोट डालने से रोका गया। 2015 में वो भारतीय नागरिक साबित हुए, लेकिन तब तक उनकी सेविंग्स खत्म हो चुकी थी और परिवार सामाजिक बहिष्कार का शिकार हुआ। अस्मत अली डिवोटर घोषित हुए। 2023 में भारतीय नागरिक साबित हुए। कानूनी खर्च के लिए उन्होंने दुकान बेच दी और परिवार सामाजिक बहिष्कार का शिकार हुआ। मोहम्मद सनाउल्लाह एक रिटायर्ड आर्मी, 30 साल आर्मी में सेवा किया, कारगिल युद्ध में हिस्सा लिया। 2019 में एनआरसी और ट्राइब्यूनल ने उन्हें विदेशी घोषित किया, क्योंकि उनके दस्तावेजों में मामूली गलतियां थी। मई 2019 में उन्हें गुवाहाटी डिटेंशन कैंप में भेजा गया। उनके पास आर्मी रिकॉर्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड जैसे प्रमाण थे, फिर भी ऐसा हुआ। इस केस ने राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान खींचा। सनाउल्लाह ने गुवाहाटी हाईकोर्ट में अपील की। जून 2019 में उन्हें जमानत मिली और बाद में उनकी नागरिकता बहाल हुई। यह केस ट्राइब्यूनल की गलतियों का प्रतीक बन गया। वकीलों के फीस, ट्रैवल खर्च और सुनवाई के लिए लंबे समय ने इन परिवारों की सेविंग्स खत्म कर दी। कईयों की जमीन, दुकान या घर बेच दी। डिवोटर घोषित होने के बाद बांग्लादेशी का तंज और सामाजिक बहिष्कार झेलना पड़ा। बच्चों की पढ़ाई छूटी, परिवार कर्ज में डूब गए। कुछ मामलों में तलाक और मानसिक स्थिति खराब हुई। तनाव और आर्थिक बोझ से कईयों की सेहत खराब हुई, कुछ की मृत्यु भी हुई। फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल में पारदर्शिता की कमी और बंगाली मुसलमानों के खिलाफ पक्षपात ने मामलों को और भी जटिल किया। फिर सीएए के तहत मुसलमानों को छोड़कर बाकियों को नागरिकता मिल जाएगी। अब ऐसा लगता है कि यह पूरा खेल सिर्फ बंगाली मुसलमानों के खिलाफ रचा गया था। क्या बंगाली मुसलमान वाकई असमिया भाषा और संस्कृति के लिए खतरा है? इस पर भी कभी विस्तार से बात होगी। मई 2025 से असम सरकार ने पुशबैक अभियान चलाया, जिसमें 300 से ज़्यादा मुसलमान को बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ द्वारा ज़बरदस्ती भेजा गया। इनमें से कई लोग इंडियन नागरिक थे, लेकिन उन्हें बिना किसी लीगल प्रोसेस के नो मैंस लैंड में छोड़ दिया गया। कई लोगों ने बताया कि बीएसएफ ने उन्हें मारपीट की जब उन्होंने बांग्लादेश जाने से इनकार किया। महिलाओं और बच्चों को भी इनमें शामिल किया गया, जिन्होंने नो मैंस लैंड में घंटों तक भूख, प्यास और ख़राब मौसम का सामना किया। खैरुल इस्लाम और सोना भानू जैसे लोगों को वापस भी लिया गया। हमारे पास जानकारी नहीं है कि कितने अभी भी फंसे हुए हैं। खुद मुख्यमंत्री अक्सर बंगाली मुसलमानों के विरोध बयानबाजी करते हुए देखा जाता है। जो डर दिखाकर एजीपी सत्ता में आई थी, अब वो डर अभी भी दिखाया जा रहा है। बंगाली मुस्लिम जो आसाम के ही अन्य क्षेत्रों में काम करने के लिए गए हुए हैं, कई सरकसप संगठन के द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार करके भगाया जा रहा है। प्रशासन चुपचाप देख रहे हैं। क्या आपका सवाल अभी भी यही है कि बांग्लादेशी भगाने की बात हो तो बंगाली मुस्लिम क्यों बुरा मानते हैं? सवाल पूछने वाले सवाल करते रहेंगे, हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो। जय हिंद, भारत माता की जय।